हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का ऐश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम 12th हिंदी का जो गद्य भाग है उसको देखने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट जी का क्या है, बातचीत। तो बातचीत को जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा था। आज हम देखेंगे उनका जन्म कब हुआ था। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी चैप्टर है, चाहे वो बातचीत हो, चाहे उसने कहा था हो, चाहे एक पत्र या एक लेख हो, सबको हर एक चैप्टर में जो है पहले लेखक के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक के बारे में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो दिया गया है कि जन्म कब हुआ था। तो जो है सबसे पहले जो जन्म है लेखक जी का, सबसे पहले जन्म है 23 जून 1854 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को, सॉरी 23 जून 1844 को हुआ था जन्म। और निधन जो है निधन जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। जिसमें भी हम टिक मारते चलेंगे उनको लिखते चलिएगा। जन्म जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म है 23 जून 1844 को, और निधन जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनका जो है निवास स्थान है इलाहाबाद यूपी में है। निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद यूपी में है। जिसमें भी हम टिक मारते चलते जाते हैं उसको आप या तो अपने बुक में टिक मार लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अब माता का नाम पूछता है कि भाई साहब बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। पिता क्या थे? तो एक व्यापारी थे, ठीक है। और माता कैसी थी? सुसंस्कृत महिला। सब के सब पूछता है कि जो है बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या थे? व्यापारी थे। सुसंस्कृत महिला थी उनकी माता जी पार्वती देवी, और जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। अब देखिए, शिक्षा क्या सब किया। शिक्षा का मतलब होता है कि जो है उन्होंने जो है शिक्षा क्या बोलते हैं, चलिए और बढ़ा तो सिग्नेस। चलिए अब शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा जो है प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा किया। प्रारंभ में किसका शिक्षा? संस्कृत का शिक्षा। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा, जैसे देखिए नवोदय विद्यालय हो गया, जवाहर विद्यालय हो गया, तो इन समय क्या होता है? एंट्रेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद क्या होता है? उसमें एडमिशन होता है। तो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल, प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिया। कब दिया? तो 1867 में दिया। अब है वृत्ति। वृत्ति मतलब होता है काम, कि उन्होंने जो है काम क्या क्या काम किए। तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया, ठीक है। उतना नहीं है, पूछ दे कभी कभी कि कब से कब तक अध्यापन किया। तो 1869 से 1875 तक जो है उन्होंने अध्यापन किया, ठीक है। अब पूछता है कि 1885 में प्रयाग के सीएवी कॉलेज में संस्कृत का अध्यापन किया। मतलब 85 ईस्वी में क्या किया? पढ़ाया, संस्कृत को पढ़ाया, सीएवी स्कूल में पढ़ाया। फिर 1888 में प्रयाग की कैस्ट पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उतना नहीं पूछता ये सब, एक्चुअली था क्या? उग्र स्वभाव के थे बालकृष्ण भट्ट जी, तो है जो नौकरी छोड़नी पड़ी, ठीक है भाई। अब कहीं पे उग्र स्वभाव रहेगा तो काम तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहने लगे। अब है विशेष परिस्थिति। देखिए, विशेष परिस्थिति का मतलब होता है कि जो है मतलब पिता के निर्धरोपरांत। देखिए एक्चुअली क्या थे, इनके जो पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट जी, वे क्या थे? व्यापारी थे। और व्यापारी पहले क्या होता था, आज से अगर मान लिया हम प्राचीन काल, या प्राचीन काल क्या 40-50 साल पहले की बात करें, तो क्या होता था कि मान लीजिए आपके पापा किसान है तो आपको भी किसान बनना पड़ेगा। आपके पापा क्या कहते हैं? गरीब है। आपके पापा क्या कहते हैं? किसान है। आपके पापा वो क्या बोलते हैं उसको? व्यापारी है, तो आपको व्यापारी बनना पड़ेगा। तो पिता के निधनोपरांत जब पिता की मृत्यु हो गई तो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना करना पड़ा। एकदम गृह नहीं होता है, जैसे मान लीजिए जिसका पिताजी व्यापार है तुमको भी बनना पड़ेगा। गांव वालों ने उनको एकदम गृह कला का एकदम लगा दिया उसके घर में। पैतृक घर को उसको छोड़ना पड़ा। घोर आर्थिक संकट से जूझता हुआ है ना, अपना पैतृक घर छोड़ दिया। ये जो है भाग के चला गया, पैतृक घर छोड़ दिया, समझ रहे हैं। उसके बाद आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। अगला है तो क्या हुए? वे घर छोड़ दिए क्योंकि उनको गृह कलह का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं, चलिए अगला है विशेष परिस्थिति में देख लिए। अब है रचनात्मक सक्रियता। मतलब जो है उन्होंने क्या काम सब किया। रचनात्मक सक्रियता मतलब जो है क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखे। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा
किसके प्रेरणा से, पूछ सकता है भाई साहब। कभी इतना तो नहीं पूछा है लेकिन पूछता है, क्वेश्चन जो है पूछता है, ये जो है 1 साल 2 साल पे पूछता है कि हिंदी वर्धिनी सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ये तो हेडलाइन कर लीजिएगा 100% कि हिंदी प्रदीप जो है किसने लिखा, तो बालकृष्ण भट्ट ने। कब लिखा, 1877 में। हिंदी प्रदीप है क्या, तो ये है मासिक पत्रिका। क्या है, मासिक पत्रिका। ठीक है, इसे वे 33 साल तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से समाज के क्षेत्र में लिखा है ना, साहित्य के क्षेत्र में लिखा, नैतिक क्षेत्र में कि मानव को किन किन बातों पर ध्यान दें। नैतिक मतलब क्या होता है कि हम समाज में रहते हैं, है ना, कहाँ पे क्या बोले। ठीक है, राजनीतिक सब विषयों के बारे में निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, है ना, पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की, तो 1881 ईस्वी में की। अब 1886 में लाला श्रीनिवास दास के स्वनियोगिता संवर, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि बताइए, जिस देश में हम टिक लगाते हैं सबको आप लगा लीजिए। आप अगर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाए तो फिर बोलिएगा सर आप जो है बोले थे कि जो है मिल जाएगा 99%, लेकिन मिल भी नहीं किया। ठीक भाई, टॉपर हूँ, ठीक है, टॉपर हूँ तो टॉपर जैसे पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, तो 1886 में जो है लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की क्या किया, कठोर आलोचना की। आलोचना समझ रहे, 1886 में जो है हो सकता है लाला श्रीनिवास दास ने क्या किया होगा, तो कुछ हो सकता है लिखा होगा जो बालकृष्ण भट्ट जी को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए आलोचना कर दी। अब है जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास काशी आमंत्रित। मतलब जीवन के अंतिम दिनों जब बहुत बूढ़े हो चुके थे तो हिंदी शब्दकोश, ये भी एक हो क्या बोलते हैं पत्रिका टाइप का था। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश के संपादन, इसको एडिटर ना कि सर आइए, मतलब श्याम सुंदर दास जो है इनको क्या बोलते हैं आमंत्रित इन्वाइट किया कि सर जो है आप जो है आइए अंतिम दिनों में कि अब आइए और हिंदी शब्दकोश नाम के संपादन के लिए जो है अपना समय दीजिए। किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। क्या हो गए, ये अलग हुए। अब रचनाएं देखिए, रचनाएं ये भी बहुत पूछते हैं क्वेश्चन की रचनाएं क्या सब है इनकी। चलिए, तो सबसे पहले पूछता है कि रहस्य कथा किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रहस्य कथा। बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट 100 जान 100 जान, बालकृष्ण भट्ट गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इसमें से इन उपन्यासों में से ऐसा कोई नहीं है जो छूटा है एग्जाम में। मतलब हर एक साल इसमें से एक न एक आ ही जाता है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100, ऐसे रटिए, मतलब बोलिए ऐसे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यास है। ये सब क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यास है। क्या है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ठीक है, अब नाटक में है पद्मावती। इनके जो नाटक है, नाटक में क्या आ जाएंगे, पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ठीक है, अब है शिक्षादान, अब है चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम। ये सब क्या है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक बार रुकिए, सॉरी एक मिनट, थोड़ा एक मिनट। चलिए देखते हैं, सॉरी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए चलिए एक मिनट। चलिए अब देखते हैं। तो क्या बोलते हैं, नाटक में क्या है, पद्मावती, किरातार्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती जिसको दमयंती स्वयंवर भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या सब याद रखना है, किसमें आपको टिक मारना है। सबसे पहले अगर बात करें हम बालकृष्ण भट्ट जी के नाटक में, एक हो गया पद्मावती। ठीक है, फिर ये भी पूछते हैं बहुत, किरातार्जुनीय, वेनी संहार, शिशुपाल। देखिए बध वाला जितना भी आएगा ना, बध वाला, शिशुपाल वध, मेघनाद वध, देखिए यहाँ पे बेनी संहार। तो क्या मैं आंख मूंद के आपको मार देना है, बालकृष्ण भट्ट। चाहे संहार वाला मारने वाला टाइप का है ना भाई, सब खतरनाक आदमी थे बालकृष्ण भट्ट जी, है ना, एकदम संहार कर रहे हैं भाई, है ना, वेनी संहार, शिशुपाल वध, मेघनाद वध। ठीक है,
अब दमयंती स्वयंवर ये भी पूछते हैं। अब है शिक्षादान नहीं पूछते हैं, चंद्रसेन नहीं पूछते हैं, सीता वनवास ये पूछते हैं। मतलब भगवान से रिलेटेड है। देखिए सीता वनवास, मेघनाथ वध तो हो गया, ठीक है। कटर सोम की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य ये बहुत पूछते हैं। एक रोगी और एक वैद्य किनका नाटक है, पूछता है कि एक रोगी और एक वैद्य किनका नाटक है, तो बालकृष्ण भट्ट का। रेल का विकट खेल पूछता है, रेल का विकट खेल और बाल विवाह ये सब किससे है, तो बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। अब है प्रहसन। प्रहसन में ये बहुत पूछता है कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, तीन ही है और तीन बहुत पूछता है, क्योंकि तीन ही है तो तीन जल्दी पूछता है। देखिए एग्जामिनर का माइंड क्या रहता है, जो हमको आसानी से मिल जाए उसको हम उखाड़ लेंगे, उसको ले लेंगे, ठीक है। एग्जामिनर क्या आता है, उतना भी मतलब टाइम नहीं लगाते हैं उस क्वेश्चन को लेने में, जो उनको मिला, जो सामने मिला उठा के पटक दिया, ठीक है, और आपको दे दिया, चलो एग्जाम दो। तो प्रश्न पूछता है कि जैसा काम वैसा परिणाम, बालकृष्ण भट्ट जी के क्या है, तो प्रहसन है। नई रोशनी का बीज क्या है, प्रहसन है। आचार विडंबन क्या है, प्रहसन है। अब ये भी पूछते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी ने करीब कितने निबंध लिखे हैं, न कितने के ऊपर निबंध लिखा है, तो लगभग 1000, लगभग 1000 के ऊपर जो है निबंध लिखा है, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। याद रखिएगा कि जो भट्ट निबंधमाला पूछता है, जो उनका जो 1000 से लगभग 1000 जो लिखा है निबंध, तो क्या कहते हैं, जो भट्ट निबंधमाला के नाम से उनको बना दिया गया, पूरे को 2 खंड में प्रकाशित है इसका। जैसे ना आता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बहुत सारे बुक का, तो इसको भी वॉल्यूम 2 में बांट दिया है। हाँ ये पूछता है कि जो बालकृष्ण भट्ट जी का बातचीत जो है कैसा है, कैसा रचना है, तो निबंध है। क्या है, निबंध है, और ये निबंध ही लिखते थे ज्यादा, तो बातचीत जो है क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध। एक लिख देता हूं, निबंध है। सॉरी लिख नहीं होता यहाँ पे, एक्चुअली है क्या, यहाँ पे क्या बोलते हैं, माउस से नहीं लिख पाते, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, मोबाइल टैब नहीं है, अगर मोबाइल टैब रहता तो हम बढ़िया से लिख लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ से माउस पे हम लिख नहीं पाएंगे। क्या है, निबंध है, इसे हम लिख देते हैं, फिर भी निबंध है। क्या है, निबंध है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, काम से काम लेना, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो फिर क्या है, अगर आप देख लेते हैं ना वीडियो, तो आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर हिंदी का एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना, तो फिर आप हमको कहिएगा सर जो है क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। 100 के 100 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। चलिए अब थोड़ा इसमें भी देख लेता है, थोड़ा वैसे तो उसमें से कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी कभी कभी पूछ देता है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ऐसा ना लगे कि भाई कुछ छूट गया, ठीक। चलिए बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और नायक रचनाओं में से एक है, तो क्या है, आधुनिक। पूछते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के है, तो आधुनिक काल के, ठीक है, लिखते जाइएगा, हाईलाइट करते जाइएगा। वे भारतीय हिंदी युग के प्रमुख कवि है, किस युग के है, ये भी पूछते हैं, भारतीय हिंदी युग के है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। मतलब आलोचक है ये, क्या है, आलोचना करने में बहुत तेज है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। ये सबने लिखना है, हम जब बोलूंगा मैं कि ये लिखना है तब लिखिएगा, या टिक लगाना है आपको, मैं लगा रहा हूं आपको दिखने के लिए, ठीक। किंतु वह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। मतलब नहीं समझे, ये पूरे समर्पित थे साहित्य के प्रति। देखिए क्या बोलते हैं, हिंदी क्या बोलते हैं, एक साहित्य है, हिंदी क्या है, एक साहित्य है, उसके प्रति जो एकदम सक्रिय रहते थे, मुखर रहते थे, आगे रहते थे, प्रदीर्घ है ना, दूर तक सोचने वाले रहते थे, सुदृढ़ निष्ठा के साथ एकदम अच्छा से लिखने, तेजस्वी लेखन के द्वारा साहित्य सेवा करने रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे, ठीक है। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। देखिए क्या हुआ, भारतेंदु युग जो है, उसके बाद क्या आता है, द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बाद क्या आता है, द्विवेदी युग, ठीक है। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के, क्या है साहित्य, देखिए जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक। मतलब पूरे लोगों में, किसी भी समाज के चित्त मतलब मन होता है, उसके विकास का क्या है, संवाहक है। साहित्य का मतलब होता है, साहित्य का मतलब
ये अपितु क्या बोलते हैं मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ये कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु सही में नहीं है। देखिए साहित्य का मतलब होता है अगर आप साहित्य की काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में मिला था ना, शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को, वो क्या करती थी, लोगों को भलाई चाहता था, है ना, खून से लथपथ लोगों का सेवा करता था। तो साहित्य क्या बोलते हैं मनोरंजन की वस्तु नहीं, विलास की वस्तु नहीं है, बल्कि जन समूह के जो मन है उसके विकास का संवाहक है। ठीक है, अगर हम साहित्य पढ़ते हैं बढ़िया से, अगर हिंदी पढ़ेंगे बढ़िया से, हमें बहुत एक अच्छा नैतिक कर्तव्य, क्या बोलते हैं नैतिक जो मोरल स्टोरीज होता है, जो मोरल हम लोग का ड्यूटीज होता है, वो सब हमको क्या बोलते हैं उसका विकास होता है, वृद्धि होता है। और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांगमय उपादान है, जो गण लोक संपृक्ति से उपजता है और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। भारतेंदु युग के अगर बात करें उसकी दृष्टियों में जो उनके साहित्य थे उसमें कौन प्रमुख है, बालकृष्ण भट्ट जी। आधुनिक हिंदी नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। मतलब सीधा कहने का मतलब है जो बालकृष्ण भट्ट जी है इतना अच्छा लेखक है कि जो है एकदम स्मरणीय है, उनका क्या बोलते हैं साहित्य के क्षेत्र में एक क्या बोलते अतुलनीय योगदान है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, ये भी पूछते हैं बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो गद्यकार थे, इसको कर लीजिएगा, टिक लिख लीजिएगा। ठीक है, अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार, लेखक भी थे पत्रकार भी थी, ये भी पूछते हैं, पूछ देते हैं क्या कि जो है बताइए बालकृष्ण भट्ट क्या थे, दे देगा गद्यकार, लेखक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी, लोक व्यवहार में बोलचाल बातचीत, इसका नाम ही है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट जी का जो है, ये जो बालकृष्ण भट्ट जी है इसके चैप्टर का नाम ही है बातचीत। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी, लोक व्यवहार में बोलचाल बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती। क्या है मूर्त भाषा, मतलब ऐसा भाषा जो सबको समझ में आ जाए, है ना, मूर्त भाषा उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। कलेवर मतलब कलो जिसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, चलो कलो खाते हैं। वह नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप कब किया था, 1877, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877, 33 साल तक चलाया था इनको, में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे थे, अनेक उपन्यास लिखा था, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिनमें उसका अभिप्राय से उद्देश्य लेखन पूरी शक्ति, समर्थ और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। मतलब इनका मुख्य क्या है, निबंध, ये बातचीत भी क्या है हम पढ़ेंगे, निबंध है। ठीक, सॉरी, सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। सामयिक समस्या मतलब क्या होता है कि उस समय की घटना, जिस समय वो थे, ठीक है, बाल विवाह, देखिए उस समय बाल विवाह था तो बाल विवाह पे लिखे थे ना, स्त्री शिक्षा पे लिखा था, उस समय स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, महिला स्वतंत्र, उस समय महिला की स्थिति बहुत खराब थी कि जो है महिला स्वतंत्र नहीं थी, मर्द कमाएंगे महिला खाएंगे, है ना, भले ही महिला कितना भी पावरफुल क्यों नहीं है घर में बैठी रहेगी, है ना, राजा प्रजा पर लिखे थे, कृषकों की दुर्व्यवस्था पर लिखे थे। भाई सामयिक समस्या मतलब होता है जिस समय वे थे उन पे बहुत लिखे थे उन्होंने, अंग्रेजी शिक्षा पे लिखे थे, है ना, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है निबंध। ठीक है, अब है विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खूब लिखा है, खुलकर लिखा है। ठीक, व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या में सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध कार्यक्रम में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये पूछता है कि किसने जो है बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूछता है क्वेश्चन कि किसने अंग्रेजी के साहित्यकार जो थे एडिशन और स्टील उसके श्रेणी में रखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इसको लिख लीजिएगा,
रेड पेन से टिक लगा लीजिए। चलिए, यहाँ प्रस्तुत बातचीत, हम क्या पढ़ेंगे आगे, बातचीत। अगर होगा तो इसी क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर लंबा क्लास जाए तो हम आगे पढ़ लेंगे। देखिए भाग वही रहेगा, चैप्टर 1 ही रहेगा, पार्ट वार्ट कुछ नहीं तोड़ेंगे, इससे हम जस्ट आगे वीडियो बना के आप लोग को हम डाल देंगे। लेकिन यह आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो है क्या बोलते हैं, नोट और पेन जरूर लेकर बैठे होंगे, और मैं जो बोलूंगा उसके बाद मेरा हैंड रिटन नोट्स है, जो मैं इंटर में एग्जाम दिया था 2021 में, मेरा 431 मार्क्स था, ठीक है। हिंदी में मेरा 85 मार्क्स है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे विद्यार्थी अभी भी 99 मार्क्स लाते हैं, ठीक है। मेरे कम थे, कोई बात नहीं, आपको ज्यादा आएंगे, ठीक। चलिए, क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम लोग आईआईटी का तैयारी करते थे, ठीक है, आईआईटी लेवल का, ठीक। 2 साल मैंने पटना में आईआईटी लेवल का तैयारी किया था। उससे क्या होता है, हिंदी से जो है थोड़ा टूट जाता है संपर्क, इसलिए जो है खुद से पढ़ना पड़ता है। पहले जो हम लोग भी पढ़े थे, आप लोग इस समय खुद से पढ़े थे, लेकिन इतना सोच तो था नहीं। आप लोगों के पास मोबाइल है, ऑनलाइन है, तो हम पढ़ा रहे, आप पढ़िए, जो कह रहे हो करिए। उसके बाद हम हैंड रिटर्न नोट्स आप लोग को ऐसे ही देंगे, उसके बाद सबको हम नोट्स को भी समझा देंगे, उसका जो आंसर है, ठीक। चलिए, तो यहाँ प्रस्तुत क्या है, बातचीत है, बातचीत है। शीर्षक निबंध, क्या है, निबंध है। देखिए सब आ रहा है इसी में आंसर। देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना बिहार बोर्ड, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप बिहार बोर्ड के बुक से अलग रहता है, याद रखिएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है, 0 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके इस बुक से अलग रहता है, ठीक। चलिए, बातचीत क्या है, निबंध है। उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इससे हम यह जान लेंगे भाई इतना खतरनाक लिखता है ये निबंध, भाई 1000 के आसपास लिखे है, तो समझ रहे कितना बड़े निबंधकार होंगे। अब देखिए रामविलास शर्मा जी ने उनके बारे में कुछ कहा है। भाई रामविलास शर्मा खुद एक बड़े लेखक है, साहित्यकार है, तो उन्होंने लिखा है क्या, देखिए कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। भाई एकदम तीक्ष्ण बुद्धि, एकदम तीक्ष्ण है, कड़वा है, ठीक है, आलोचक। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित नहीं होगा। पूछ सकता है किसने कहा था कि आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित नहीं होगा बालकृष्ण भट्ट को, तो रामविलास शर्मा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली। ये पूछता है कि प्रगतिशील आलोचना की नींव किसने डाली, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। चलिए अब देखिए बातचीत क्या है, बातचीत। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बातचीत क्या है, निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। चलिए, किसने लिखा, बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844। मृत्यु कब हुआ, 20 जुलाई 1914। सब ऊपर में हम बता चुके हैं। देखिए 20 जुलाई 1914 मृत्यु हुआ था, 23 जून 1844 को जन्म हुआ था। चलिए ये सब लिख लीजिएगा। चलिए बातचीत को हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए क्या बोल रहा है, इसे तो सभी स्वीकारेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। अब देखिए हम लोगों को, मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। जैसे हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, अपने टांगों का, अपने हाथों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताइए, आप जानवर भी है और आप भी है, तो दोनों में तुलना करिए, क्या आपसे ज्यादा शक्ति है उसमें? जो आप कर सकते हो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर अनेक प्रकार की शक्तियां जो मनुष्य को भगवान ने दिया है, वरदान की भांति दिया है, उसमें क्या है, वाक शक्ति भी है। अगर मान लीजिए वाक शक्ति नहीं होता, मतलब बोलने की शक्ति नहीं होता, अगर बातचीत नहीं कर पाते, तो क्या होता, सारी दुनिया गूंगी प्रतीत होगी। क्या प्रतीत होगी, गूंगी प्रतीत होती ना। सारी दुनिया क्या प्रतीत होती, गूंगी प्रतीत होती। सब बोक जैसे बैठा रहता, कोई बोलता ऐसे ऐसे बोलता। मान लीजिए कोई खाना है, बोलेगा बताइए, ऐसे में पता चलेगा है? ऐसे थोड़े होगा। मान लीजिए आप कहीं गए दुकान पे, आप पैसा लिया है, खड़ा है, पूछ रहे क्या लेगा, तो बोले ऐसे ऐसे कर रहे, बताइए क्या देगा, सुतनी देके भेज, भाई कुछ नहीं देगा। तो वाक्य शक्ति क्या है, एक वरदान की भांति है जो हमको ईश्वर के द्वारा मिला है। चलिए, यदि मनुष्य की और इंद्रियों अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती, मान लीजिए आपका हाथ पैर टांग, मान लीजिए गूंगा सबको देखते हैं कितना एकदम हष्ट पुष्ट रहता है, लेकिन नहीं बोल पाने के कारण उसको कोई भाव नहीं देता है। भाई बहुत दुख होता है, समझ रहा है। जो गूंगे होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल, मान लीजिए जो सुन नहीं पाता है, चलो ठीक है, लेकिन जो बोल नहीं पाता है ना, उसको इतना दिक्कत होता है, इतना दिक्कत है कि आप देखे होंगे गांव घर में, भाई कहीं भी जाइएगा ना, तो जो बोल नहीं पाते हैं उनको कोई मतलब कुछ नहीं देता है। अगर कोई भाव नहीं देगा, कितना ही भले कितना ही अमीर क्यों नहीं हो आप, कोई नहीं देखने वाला रहेगा। तो ये बोल रहा है क्या कि मान लीजिए मनुष्य के इंद्रिय एकदम काम कर रहा है बढ़िया तरीका, एकदम अविकल है, और वाक से तो मनुष्य नहीं होता। हम नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। भाई तो आप में अगर वाक शक्ति ही नहीं रहता,
वाक शक्ति नहीं रहता तो क्या होता, पूरा दुनिया गूंगा सृष्टि प्रतीत होगा। भाई गूंगे ना होता, मान लीजिए कोई भी मतलब एकदम सब कुछ काम कर रहा, हाथ पैर बढ़िया से काम कर, एकदम बॉडी दिखा रहे भाई साहब एकदम, तो क्या लगता है आपको कि उसको कोई भाव देता, बोल ही नहीं पाता। मान लीजिए ठीक है, आप एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि बॉडी है तो चलिए मार मार देंगे, एकदम देंगे ऐसे उड़ा देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, वाक शक्ति के बिना आप क्या करेंगे, कोई आपसे बात नहीं कर पाएगा, ना आप किसी से बात कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, ना गूंगी प्रतीत होगी दुनिया, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ दुख सुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों को द्वारा करते, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। मतलब मान लीजिए सब कुछ काम कर रहा है ना, सारी इंद्रियां काम कर रही है, लेकिन दूसरी मान लीजिए बोलेंगे तब ना हम दूसरी दूसरी इंद्रियों से क्या बोलते हैं, जो अनुभव लेते हैं, आनंद लेते हैं, उससे अवाक होने के, अवाक हो गए, ऐसे मुंह बाप दिए। मान लीजिए नहीं होता है कई बार कोनो बड़ा कांड हो जाता है, अवाक हो गया, कुछ बोलने लगे, बेहोश हो गया ना, उसका आंख ऐसे हो गया, आंख नहीं होता एकदम फाड़ के बैठ जाता है, तो आपस में एक दूसरे कुछ ना कह सुन सकते, एक दूसरे कुछ कह नहीं पाते न, पूरा सारी दुनिया जो हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बातचीत के माध्यम से, कुछ भी होता है, हेलो दोस्त मेरे पास 2 रुपया है, आप जो है 5 रुपया भेज दीजिए, 7 रुपया में वो है आइसक्रीम खाएंगे, बताओ, तो ऐसा कर पाते हैं? अभी क्या कहते हैं, अकाउंट में 5 रुपया रहता है, फोन करेगा दोस्त के पास, दोस्त भेजो ना 2 रुपया, 12 रुपया हो जाएगा, तो हम रिचार्ज करा लेंगे कहीं जाके, बताओ, मतलब 7 रुपया हो जाएगा, सॉरी 5 2 7 होता है। चलिए, अब इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। देखो वाक शक्ति तो समझ गए, वाक शक्ति बोलने की शक्ति को कहते हैं, लेकिन इसमें दो आता है, एक होता है स्पीच और एक आता है बातचीत, दोनों में अंतर है। स्पीच मतलब होता है भाषण, भाषण में क्या होता है, आप जाएंगे भाषण, बातचीत है, बातचीत ऐसा ऐसा है जैसा कुछ भी कह दो, बातचीत है। देखिए स्पीच दूसरा हो गया, स्पीच मतलब होता है भाषण, एकदम प्रॉपर बन के जाएगा, एकदम स्टेज पे जाएगा माइक लगा के एकदम, उसके बाद क्या पहले कोट उट लगा, हेलो दोस्तों भाइयों बहनों स्वागत है आप सभी का, मैं मोदी बोल रहा हूँ, है ना, तो ये सब होता है स्पीच में। बातचीत में ऐसा होता है, दोस्त का बातचीत होगा, गरिया देगा सीधे, ज्यादा नहीं भूतनी के नहीं होता है, बातचीत में कुछ भी बोल देगा, कब गाली देगा दोस्त का समझ में नहीं आएगा, ठीक है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। देखो स्पीच तो स्पीच है, लेकिन बातचीत का ढंग ही निराला है, कुछ भी बोल देगा, हम बोल देना अभी कोई गरिया उड़िया देगा, मतलब कोई ठीक नहीं रहता दोस्तों का, इसलिए दोस्त के पास मैं भी जाता हूँ तो भाई बच के रहता हूँ। अब बातचीत में वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत तो तुम कर रहे हो तो नाच नखरा दिखाएगा, मान ले दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम नखरा दिखा रहे हैं, मार के भगा देगा, भाग यहाँ से, नखरा दिखा रहा है मेरे को, है ना। लेकिन स्पीच में क्या होता है, एकदम कहीं दिखाएगा, हेलो चेक, हेलो व्हाट्सअप गाइज, ऐसे ऐसे बोलेगा, थोड़ा स्टाइल मारेगा, है ना, कि वह बड़े 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 अंदाज से गिन कर पांव रखता हुआ पुली पर जा खड़ा हो, और पुण्य वाचन या नानी पार की भांति घरे तक साहवान मसलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत सी स्तुति करे करावे, और तब किसी तरह वक्त आरंभ करे, ऐसा नहीं होता है। देखिए बोले ना भी, देखिए बातचीत में क्या होता है, कोई तुमको नाच नखरा दिखाने का मौका नहीं, कोई भी है, तुम जाओ मान लो बात कर रहे हो तुम लोग, आप लोग दोस्त के साथ, तो क्या बोलेगा, ज्यादा नखरा मत दिखा, भाग यहाँ से, चल निकल। लेकिन जब वही आप स्पीच करते जाते हैं, एकदम बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता है, एकदम आराम से पुलपिट, पुलपिट मतलब नहीं आता है, जाते हैं एकदम सीढ़ी होके जाएंगे, एकदम नंदी पाठ करेंगे। नंदी पाठ मतलब क्या होता है, जाके हेलो भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन स्वागत है आप सभी का, है ना, हम भी नहीं कहते हैं भाइयों बहनों स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेस पे, तो ऐसे ही कहता है, ठीक है। चलिए, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य। भाई देखो क्या बोल रहा है, जहां कोई मर्म या नोक, मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम बोलेंगे भाई, मान लीजिए कोई आ गया गेट से, हमको मार दिया एक चाट, हम रोने लगेंगे, बोलेगा देखो मास्टर रोने लगा, क्या हुआ मास्टर अब आपको, तो ऐसे होता है ना, तो अब आप लोग हंसने लगे, चुटीली बात भाई साहब कहा हुआ रोने लगा, कोई मुंह भाप देगा, भाई साहब हुआ तो हुआ क्या, भूकंप आ गया क्या। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। मतलब जैसे मान लीजिए हमको लॉन्चर बना दिया, हम जाएंगे हेलो दोस्तों चैनल टू यूट्यूब सब्सक्राइब, उल्टा बोल दिए, बताइए होगा इससे, हंसने लगेगा। तो यही क्या करना है, मतलब लाना ही पड़ता है भाषण में, स्पीच में, ठीक है। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उनमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। बातचीत में क्या है, जो मन में आए बोल दो, जो मन में आए बोल दो। देखिए साधारण बात धर्म बात क्या होता है कि उनमें न करतल ध्वनि, मतलब कोई भी ऐसा ध्वनि का उपयोग नहीं करना होता है जिसमें एकदम हंसी उजी आ जाए, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, क्या कर रहा है, संलाप, संलाप मतलब होता है अच्छा,
संलाप दो ही आदमी में हो सकता है। संलाप मतलब होता है अच्छा बात, मतलब एकदम अच्छा से बात कर रहे हैं, ठीक है। पूछता है संलाप का अर्थ क्या होता है, तो संलाप का अर्थ होता है कि प्रेम पूर्वक बात करना। अब है कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े, है ना, आ गई हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना इस हंसी की अंतिम सीमा है। देखिए बातचीत वाक शक्ति का कितना है, मतलब महत्व है, उसको लिखे है सब, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना इस हंसी की अंतिम सीमा है। एकदम उठ जाता है, एकदम जो है एकदम ओठों पे आ जाता हंसी, वाह क्या 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 पढ़ा रहे सब, है ना। तो मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना इस हंसी की अंतिम सीमा होती है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देने। बातचीत में कोई ऐसा नहीं रहता है कि बातचीत करेंगे तो लोगों को क्या ले। स्पीच में क्या होता है, स्पीच में पूछेगा, स्पीच का उद्देश्य ही होता है कि सुनना। जैसे मान लिया स्पीच देंगे, हम बोलेंगे भाइयों बहनों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको जो है हम 100% कहेंगे आपका जो टॉपर लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप भारत के नंबर 1 बन जाएंगे, बिहार के नहीं भारत के नंबर 1 बन जाएंगे। एकदम जोश उत्पन्न पैदा हो जाएगा अपना, है आप बोलेंगे सही बात कर रहा है सर जी। चलिए तो ये सब हो गया, भारत का टॉपर नहीं बनना है, अभी तो बिहार का बनना है। चलिए अब है घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। भाई घरेलू बातचीत, अरे कभी कभी क्या होता है मन नहीं लगने लगा ना, तो जाएगा दोस्त चल ना बैठी चिको, तो अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं, मैथिली है, अरे चलिए बैठते हैं कहीं पे, हैं चलो बैठे चिको तो, हैं चलिए एकदम बात मारेंगे फिर आ जाएंगे। चलिए होता है गाँव में। चलिए अब उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धके खाती है। भाई कोई संजीदगी नहीं रहता है, गांव घर में जो बात होता है कोई संजीदगी नहीं, एकदम धक्का खाते फिर निकल तुम ज्यादा। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे गए, कोई एकदम गाली वाली देके बात कर, बोले ऐसे बात में तू निकल ज्यादा ज्ञान मत पेल, चल भाग यहाँ पे, भाग, भगा देगा हमको। तो गांव घर में क्या होता है, घरेलू बातचीत में कोई मतलब संजीदगी नहीं, जो मन में बक दो, ठीक है। अभी जाएगा क्या बोलते हैं, पढ़ लिख के जाइएगा, आपको भी बुड़बक बना के भगा देगा, ज्यादा पढ़ने लिखने वाला का काम में नहीं चलता है, ठीक है। अब जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। भाई साहब बता तो रहे हैं, अब मान लीजिए खा रहे हैं भर दिन पी रहे हैं, भर दिन चल रहे हैं, भर दिन फिर रहे हैं, एकदम घूम फिर रहे हैं, मेला देख रहे हैं, लेकिन आप किसी से बतिया नहीं रहे, तो देखिए ना आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए बातचीत जो है अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। देखिए क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, चलिए देखिए पूछता है कि बातचीत के जरिए क्या भाव बनकर निकल जाता है, तो लिखेंगे कि जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप एकदम बहुत दिन से लगे, जो मिलेगा तो उसको बढ़िया से हम कहेंगे आज बात रुक, तो कहीं हमको धोखा दिया तो एकदम बोला, एकदम पूरा बोल दिया उसको, हाँ चलो अब सब मजा आ गया, अब हल्का हो गया मन। तो बातचीत के द्वारा तो यही होता है, जो कुछ भी मन में रहता है एकदम पूरा बोल दो, मवाद या धुआं जमा रहता है सब निकल जाता है। वो बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। मन जो है हल्का हो जाता है, चित्त मतलब मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ होके परम आनंद में लीन हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है भाई साहब। बातचीत भाई साहब ऐसा ऐसा, गांव घर में आप जाइएगा कभी, आइएगा मिलिएगा मेरे से, ठीक है, तो घुमाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो गांव घर में जाएगा और सब जो बैठेगी ना बात करने, तो भाई साहब 1-1 घंटा तक बैठेगा भाई से, एकदम मजा आता है उसको बात करने में। सबको ऐसी बात नहीं, महिला को सबको आती है। चलो जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अगर बात का लत लगा भाई साहब भूखे, रुको ना बाद में खाते हैं, तो क्यों टेंशन ले रहे, खाएंगे, टेंशन क्यों करता है, पहले बात तो जरूरी है, ठीक है। चलिए अब है अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर ये बातचीत का मजा नहीं खोना चाहता। मतलब वो कतबो घाटा हो जाएगा, कितनो घाटा हो जाए, 10 लाख का घाटा क्यों न हो जाए, लेकिन बात का लत लग गया था, हम बात करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, भाग जाओ हमको 10 लाख नहीं चाहिए। अब देखो एगो ही कहानी बड़ा फेमस है, रॉबिन्सन क्रूसो। पूछता है कि किसको जो है 16 वर्ष के बाद मनुष्य का मुंह देखने को मिला था, तो रॉबिन्सन क्रूसो को। ये जो है रॉबिन्सन क्रूसो जंगली आदमी था, जंगले में रहता था 16 साल, मतलब 16 साल ही जंगले में रहा। उस पर शायद एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था पता नहीं, लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। इसको जो है 16 साल जंगल में बांध के शायद पता नहीं क्या किया था, रख दिया था। कुत्ता बिल्ली आदि जानवर के बीच में रहकर, देखिए ये जो है जानवरों के बीच में रहते रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के बाद जो फैराडे के मुख से एक बात सुनी, पूछेगा
कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने साल के बाद मनुष्य के मुख से एक बात सुनने को मिला, तो 16 साल के बाद। और सबसे पहला आदमी क्या था, तो सबसे पहला आदमी जो है, सबसे पहला आदमी फ्राइडे था। ये फ्राइडे के मुख से पहला बात सुना था किसने, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने, ठीक है। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा, पर अच्छा, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। मतलब यह समझ सकते हैं कि जंगली बोली में कहा था, फिर भी उसको इतना मजा आ गया। जैसे मान लीजिए फ्राइडे जो है ना, रॉबिन्सन क्रूसो जंगली बोली में कहा था, क्योंकि देखिए ये तो भाई 16 साल कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा था, तो क्या उसको पता लगता है आपको कि मनुष्य का भाषा समझ में आ जाएगा। तो जंगली भाषा में फ्राइडे ने उसको कुछ कहा था, लेकिन फिर भी उसको लगा भाई साहब कितना आनंद हुआ, वाह वाह वाह, मजा आ गया, रॉबिन्सन को मजा आ गया, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है, नहीं समझे। अभी आजकल क्या देखते हैं, एकदम फेसबुक व्हाट्सएप पे देखता है ना, भर भर रात चैटिंग, भाई साहब मजा आता रहता है उसको, इतना बात करेगा, इतना बात करेगा। व्हाट्सएप से नहीं होगा, फेसबुक से नहीं होगा तो कॉल लगा देगा, स्टेटस लेगा, माय लव, 2 घंटा बात की एकदम। हम देखते हैं भाई साहब स्टेटस पे एकदम लगाएगा, 4-4 घंटा बात कर लेगा और उसके स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे लगाएगा। तो समझ सकते हैं कि आजकल तो और बात करने की, बातचीत करने की लालसा लगती है। अपने आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण करना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। भाई साहब अपना जो अंतर का भाव, अभ्यंतरिक जो अपना आंतरिक भाव है, दूसरे पे प्रकट करना कैसे कर सकते हैं, बातचीत के माध्यम से। मान लीजिए आप बात ही नहीं करेंगे तो क्या, मान लीजिए हम किसी से बात किए, उसको अपना भाव बताए, भाई मेरे अंदर जो है ये होता है, मेरा ये विचार है, तब ना बात करेंगे, तब ना जाएगा। उसका आशय आप ग्रहण कर लेना है, उसका आशय क्या है, वो क्या चाह रहा है, वो भी पता चल जाएगा, शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है जब तक मनुष्य बोलता है नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। पूछा था, देखिए बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य ये पूछता है, चलिए यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन आप हेडलाइट कर लीजिए। पूछता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के क्या विचार थे, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के क्या विचार थे। तो पूछता है क्वेश्चन कि बातचीत के समय बेनसन और एडिसन, तो एडिशन वाला आगे हम पढ़ेंगे। तो जॉन बेन जॉनसन, हम इसको जॉन बेनसन पढ़ते थे पहले, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा बेन जॉनसन, हमको याद रहता था जॉनसन, क्या बोलते हैं, बेन जॉनसन याद रहता, जॉनसन याद रहता था हमको, तो याद रखना है बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन के क्या विचार थे कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता पाता है, ठीक है। मतलब यदि क्या बोलते हैं, बोलने से मनुष्य को, सही बात है भाई, अगर मान लीजिए हम चुपचाप बैठे हैं भूख जैसे ऐसे, तो हम कैसे पता चलेगा कि क्या कैसा है, नहीं है, उसका भाषा कैसा है। बोलने, देखिए बोलने से क्या होता है, मनुष्य के भाषा का पता चल जाता है, ठीक है। चलिए अब है, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। बातचीत का मतलब क्या होता है भाई साहब, मान लीजिए बातचीत होता है दुगो में, अब हम क्या बोलेंगे, वहां पे 10 आदमी है, हम बोलेंगे सर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत हुआ, बातचीत नहीं है, सभा हो गया, मीटिंग हो गया, जमात हो गया। बातचीत का मतलब है कि 2, भाई 2 से कम 3 हो जाएगा तो चलने वाला है, थोड़ा बढ़ जाए 3 हो जाए, चलो चल जाएगा, बातचीत कर लेंगे। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे 10 आदमी है, 12 आदमी, हम बोल रहे हैं हम मीटिंग, क्या बोलते हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत नहीं हुआ, क्या हो गया, जमात मीटिंग हो गया, सभा हो गया, ठीक। एडिशन का मत क्या है, देखिए बेन जॉनसन का तो हो गया कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, सच है जब तक मनुष्य बोलता है ना, उसके गुण दोष का प्रकट नहीं चल पाता है, क्योंकि बोलने से उसके मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। चलिए अब है एडिशन का मत, देखिए एडिशन का मत क्या है, एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। सही बात है भाई, अगर 2 से 3 आएगा तो अपना पूरा भाव ही नहीं खोल पाएगा, अपना जो है पूरा भाव ही नहीं खोल पाएगा। तो एडिशन का मत क्या है, एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी है तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब 3 हुए तब वह 2 की बातें कोसों दूर गई। 3 हुआ तो सीधे 2 आदमी जो बोल रहा था एकदम चुप्पे हो जाएगा, वो तीसरा आएगा वो चुपचाप बोलता, अपने बोलता रहेगा, दोनों आदमी, हमको भी अनुभव किया है, जैसे मान लीजिए हम 2 कोई बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आ गया तो हम दोनों चुप हो जाएंगे, बस खत्म, वही अकेले बोलता रहेगा, ठीक। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, भाई कहावत भी है, 6 कानों में पड़ी बात खुल ही जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगे, होता है। जैसे 2 आदमी हम पहले से बात कर रहे थे, तीसरा आदमी आया, उसको हम बढ़िया से लपेटेंगे, ठीक। जैसे
गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन आसपास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। देखिए जब मान लीजिए गर्म पानी है, लोहा समय नहीं होता है, लोहा के एक सिरा दूसरे सिरे पे रखते हैं तो क्या होता है, संवहन द्वारा जो है उसको क्या बोलते हैं, धीप जाता है, उसको गर्म हो जाता है, सॉरी। चलिए गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास सटा के रख दिया जाए तो एक असर दूसरे पे पड़ने तो वो भी गर्म हो जाता है, दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। क्या बोल रहा है, दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म, सही बात है। अगर दूध का और ठंडे पानी का रख दीजिए तो दूध ठंडा हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, कनखी मारेगा, सीधा आंख मारेगा, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे के शरीर में प्रवेश। सही बात है भाई, एक बार ऐसे हाथ तो ऐसे कर देगा, हाथ हिला दिया, चलो हो गया काम, बोल दिए हम। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होता होगा, इसे कौन स्वीकार करेगा। इसलिए ना देखते हैं फेसबुक पे चैटिंग करेगा तो इसलिए ना इतना क्या बोलते असर होता है। चलिए इसे कौन नहीं स्वीकारेगा। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो तीन कोण है, तीनों का जो मन है क्या मान लिया जाए, पूछेगा कि तीनों मन को क्या मान लिया था, कौन मान लिया, क्या मान लिया, कौन मान लिया। और तीनों की जो मनोवृत्ति, जो मन की वृत्ति है, मन में जो सोच रहा है, जो उसकी बुद्धि है, जो उनका सोच है कि प्रसरण की धारा मान उसकी त्रिकोण की तीनों रेखाएं है, क्या है, रेखाएं है। ठीक, गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है, जो बातचीत तीन में की गई है वह मानो अंगूठी में नस से जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब वेद कलुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। चलिए एक हुआ तो कोई बातें नहीं होगा, दो हुआ तो चलो बातचीत होगा, बढ़िया बातचीत होगा। अगर तीन आए, अगर तीन हुआ गलती से तो क्या होगा, जो दो आदमी व्यक्ति बात कर रहा था चुपचाप होगा, ठीक है, या तो चुप हो जाएगा या तीसरा व्यक्ति को एकदम बनाने लगेगा, मूर्ख बनाने लगेगा उसको, ठीक है। वेद कलु की वो बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें नहीं होगी। जब चार हुआ, तीन तक तो चलो कोई बात नहीं, जो बातचीत तीन में की गई वो मानो अंगूठी में नक्श से जड़ जाती है, मतलब एकदम कुछ मतलब समझो ये बात का बातें नहीं है, पता नहीं चलेगा क्या बात हो रहा है। उपरांत जब चार आदमी है तो वेद कलुखी है ना, वेद कलुखी वाला बात होगा, कुछ से कुछ बोलता रहता है, खुल के बातें नहीं होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वो फॉर्मेलिटी या गौरव और संजीदगी के अच्छे लसे में सनी हुई होगी। जैसे मान लीजिए पांच आदमी है तो क्या बोलेंगे, कोई भी गलत बात नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल बात है नहीं करेंगे, एकदम दिखाएंगे अपना, आओ भाई साहब ठीक है, क्या हाल चाल आपका, एकदम बढ़िया बढ़िया शब्द का उपयोग करेंगे, फॉर्मेलिटी अपनाएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया शर्ट उट पहन के आएंगे, हाँ सर क्या हाल चाल सर आपका। अब जैसे ही गया दो हुआ, अपना दोस्त सब रहा, अब देखिए गाली गलौज चलने लगेगा। ठीक, अब चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल ही कहलाएगी। राम रमोवल पूछता है कि राम रमोवल का अर्थ क्या है, राम रमोवल का अर्थ क्या है, तो पूछेगा राम रमोवल का अर्थ क्या है, तो कहेंगे जब चार से अधिक की बात होगी, चार से अधिक की बातचीत तो क्या कहेंगे, राम रमोवल। सबसे पहले लिखेंगे कि देखिए बातचीत दो में होता है, जब तीन आता है तो तीसरे को जो है दोनों मिलकर बुड़बक बनाने लगता है, मूर्ख बनाने लगता है, और जब चार आता है तो उसमें वेद कुली की हो तो उसमें जो है फॉर्मेलिटी दर्शाने लगता है, अपना गौरव बचाने के लिए संजीदगी दिखाएगा, अच्छा कि मैं अच्छा हूं। अगर सॉरी अगर चार से ज्यादा हुआ तो राम रमोवल हो जाती है, उसे हम संलाप नहीं कहते। संलाप का मतलब होता है अच्छा बातचीत न। इस बातचीत का अनेक भेद है। दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर, इस जमाना खराब है, जमाना खराब हो गया है ना। वे बाबा आम के समय की, बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें चार सच तो 10 झूठ। सही बात है, बाबा साहब का कहानी सुनिएगा ना, बोलेगा हम लोग जो है पहले जो है क्या करते थे, पहले धान नहीं होता था, पहले चावले डायरेक्ट होता था तो हम लोग भोज खाने जाते थे तो उसको खा लेते। बताइए, मतलब बाबा आदम के समय कदम आदि मानव के समय का ऐसा ऐसा कहानी सुनाएगा, ऐसा ऐसा दास्ता शुरू करेगा। दो बुढ़ो जो बाबा टाइप के आदमी होते हैं, उसमें 4 गो सच रहेगा, 10 गो झूठे रहेगा, 14 गो बात में। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों भी जाने पर भी अंत नहीं होगा। ऐसे इतना इतना मारेगा, हम लोग तो कम लंबा फेंकते, सब इतना लंबा फेंकेगा भाई साहब, बातें छोड़ दीजिए। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय के रीति रिवाजों का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण। पूछता है कि जब दो बुढ़ों की बातचीत में क्या होता है, तो दो बुढ़ों की बातचीत में प्रायः जमाने की शिकायत पर होती है, और वे जो है बाबा आदम के समय की ऐसी ऐसी दास्तां शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। अगर एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट गया
तो भाई साहब पहरों बीत जाएगा फिर भी अंत नहीं होगी, सब लिखेंगे जो बता रहे हैं। और उनके जो बातों का जो मेन लक्ष्य होता है, जो मेन मुद्दा होता है, यह होगा कि अंग्रेजी राज में ऐसा था, अंग्रेजी राज में यह होता था, प्रदेश में ऐसा होता है, पुराने समय ये इतना अच्छा रीति रिवाज था, है ना, उसका अनुमोदन करेगा कि ऐसा था वैसा था। और अभी जो फिलहाल में जो वर्तमान में जो नौजवान है उनका निंदा करेगा, ये उसका मुख्य प्रकरण होता है। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंजर जी पर नाचा करेंगे, अपनी लियाकत के नशे में चूर। अब देखो बोलता है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या होता है, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए देखिए ये होता है, शेक्सपियर बोलेगा माय क्या बोलते हैं, माय आइडियल शेक्सपियर, माय आइडियल मिल्टन, माय आइडियल मिल, स्वामी विवेकानंद, ये एकदम पढ़ा लिखा हुआ है। अपनी लियाकत के नशे में चूर, हम चुनी दिगरे नेस्त, अक्खरपन की चर्चा करेंगे। जो दोस्त सब होता है क्या करेगा, एकदम मिलेगा अक्खरपन, भाई साहब हमसे ज्यादा एटीट्यूड है, तो मैं हमारे पास बुलेट है, हमारे पास जो है कल ही लिए है आईफोन 15 प्रो मैक्स, बोलेगा आईफोन 20 प्रो मैक्स लेंगे कल, एकदम अक्खर की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों के बातचीत का कुछ जय ही निराला है। जय का मतलब होता है क्या बोलता है, तरीका। रस का समान उमड़ा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सनी बात सुनने को कभी भाग ला रहा है। मतलब एकदम सहेलियों का बात एकदम खतरनाक ही होता है, एकदम अच्छा ऐसा बात मिलेगा, अगर किसी को मिल जाए, अगर किसी को सनी बात मिल जाए रस वाली, तो भाई साहब भाग्य लड़ा है, कभी बोलेगा भाई साहब भाग्य मुझे भी मिले। अब दो बुढ़ियों की बात क्या होता है, देखो मुख्य प्राण होगा बहू बेटी वाली। ये बोलेगा भाई इसका जो बेटी है बहुत जो है काम वाम नहीं करती है, इसका जो बेटी है बहू है वो एकदम झगड़े करती है। अपनी बहू या बेटियों का गीला शिकवा होगा, या वे बिरादरानी का कोई ऐसा रस मारा छेड़ बैठेंगी रस सरा रम रसरा कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत पकड़ के झगड़ने लगी। ले खोड़े दांत निकाल लड़ेगी, लड़ने लगे, झोटा झोटाबिल हो जाता है, एकदम झोटा उसका पकड़ेगा, इसका कैसे पकड़ेगा, एकदम झोटा झोटाबिल हो जाता है बुढ़िया का। यही होता है। तो पूछता है बुढ़िया की बात का क्या होता है, तो मुख परम बहु बेटियों वाली होगी, है अपनी बहु बेटियों का गिला शिकवा होगा, नहीं हमारे को तो ये काम नहीं करता है। वे बिरादरानी का कोई ऐसा रसरा रम रसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते अंत में क्या होगा, खोड़ दांत, खुदला दांत तो रहबे करती है, दांत एकदम टूटा ऐसे एकदम ऐसे करेगी, चिल्लाएगी, निकाल कर लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत क्या होता है, देखो खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे। देखो भाई जो है तुम जो है बैट ऐसे थोड़ा पकड़ो, ठीक है, और जैसे अपनी शैतान झाड़ का मतलब एकदम खिलाड़ी है ना, भाई साहब तुमको आता है बैट ऐसे पकड़ा जाता है क्या, तुम बैट बॉल खेलेगा भाई साहब, क्रिकेट ऐसे खेलेगा, ऐसे पकड़ो ना बैट, भले उसको आए ना आए, एकदम शैतानी जाहिर करने का एटीट्यूड है भाई, ठीक है। स्कूल लड़कों की बातचीत का उद्देश्य रहता है अपने उच्चांत की शिकायत तारीफ या अपने सपाटे में किसी के गुण अवगुण का कथोकथन होता है। अरे मान लो स्कूल के लड़का है तो क्या कहेगा, पहले हम सर हमारे जो टीचर है ना बहुत ही मारता है, या उसका तारीफ कर सर हमारे बहुत टीचर बहुत अच्छा है, राइटिंग खतरनाक बनता है। या अपने सहपाठी को गुण अवगुण का पता चल करेगा कि ये जो है ना, ये छौड़ा जो है, ये जो दोस्त है हमारा गधा बहुत हरामी है, ये बहुत हमको गाली देता रहता है, हमको मारता रहता है। तो ये होता है स्कूल के लड़कों का। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा, चलो ले, ठीक है हम भी तेज भाई टॉपर थे तो हम ऐसा कभी नहीं करते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मन में आ जाता था, टॉपर है तो थोड़ा आ जाता था, मानता हूं मैं। अब सोच और बोधा हुआ दबी बिल्ली के साथ, बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा, है ना। अगर सुत और बोधा है, भोथा है, एकदम भोथा है, तो क्या बोलेगा सब स्कूल गुरु, हाँ सर हाँ भैया कत गाल छुले, दोस्त 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 सबको दोस्त कहेगा, और सबको एकदम मिलजुल के रहेगा, भोधा सुत सब, है ना। चलिए, इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बात, दो मित्रों में प्रेमालाप, है ना, मित्रों में प्रेमालाप होता है ना एकदम। चलिए, हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है, क्या होता है, बतकही, सही बात है। जो गांव घर की या कहीं के भी जो अशिक्षित लोग है, कहीं का भी देख लीजिए अशिक्षित लोग, इसमें क्या होता है, बतकही। बताओ, लड़की लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों विवाह संबंध के कुछ बातचीत करते हैं। बिचवई जिसको क्या बोलते हैं, दलाल बोलते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है, अमुक की लड़की का फलना की लड़की का चिलना के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की मतलब होता है गांजा वाला, जहाँ पे गांजा दारू पिया जाता है ना, उसको बोलता है चंडू खाने, ठीक। तो चंडू खाने की बात भी निराली होती है, निदान बात करने का अनेक प्रकार, और जो है चंडू खाने में तो और खतरनाक गजपीवा सब बैठल रहता है, एकदम गांजा भाग पिएगा और एकदम बैठ के जो है एकदम कुछ से कुछ बकता रहता है, ठीक है। तो आज देखता हूँ मैं थोड़ा कितना बड़ा क्लास हुआ है, नहीं तो फिर जो बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा।
तो चलिए क्या बोलते हैं, आज 51 मिनट का हो गया, ज्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे हम, इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। तो देख लेता हूँ मैं कहाँ तक हुआ है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक, निदान बात करने। तो कल हम अगले क्लास में जो है यहाँ से पढ़ेंगे यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक लगा देता हूं मैं, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसको कहते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम हरे क्या बोलते हैं डेली हम जो है इसको हम करीब क्या कहते हैं 10 से 15 दिन में इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ऐसी क्लास ला ला के जो है इसको, कोई भी चैप्टर छोटा भी होता है, शुरू के जो लेक्चर्स है शुरू के जो चैप्टर है थोड़ा बड़े होंगे। ठीक है, आप डरिएगा नहीं, जितना भी हम बोल रहे हैं जिसमें हम टिप मारे हैं, जिसको हम बोले हैं लिखने, तो आप लिख लीजिए। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो फिर कहिएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन अब बनने वाला हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये है, एक मिनट सॉरी, ये अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, क्या होता आपको पता ही है, अभी बताए कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो सारी दुनिया गूंगी प्रतीत होती। हम जो बातचीत के माध्यम से क्या बोलते आनंद का अनुभव कर पाते हैं, एक दूसरे से आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते है ना। बोल रहे हैं बातचीत में बेन जॉनसन और एडिसन क्या विचार है, ये भी बता दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद सभी को।